पाकिस्तान इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है। महंगाई से लेके दहशतगर्दी तक अवाम तंग है। हुकूमत अपने तरीके से कोशिश तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि मुल्क जिस सिमत में जा रहा है वहाँ उन्हें जाकर इस टनल के आखिर में कोई रोशनी नज़र नहीं आती। अपोजिशन तनकीद कर रही है और बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हो रही है। जो हम अपोजिशन के अरकान को जब देखते हैं तो उनमें से सबसे वोकल हमें शेख रशीद साहब नज़र आते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, क्या हुकूमत उनका हल निकाल सकती है? इस वक्त हुकूमत जिस सिमत मुल्क को लेके जा रही है वो क्या देखते हैं, आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूँगा, ये जो अभी बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है जिससे अपोजिशन भी सरापा एहतजाज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त बिजली के मामले पर जो लागत में और उसकी फ़रोख्त में फ़र्क है, अगर हुकूमत नर्ख ना बढ़ाए तो क्या करें? देखें, ये शौक पहले तो ये बताएं कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत। इनको पता है कि 20 रुपए का नोट क्या होता है, इनको पता है कि 10 रुपए का नोट क्या होता है। ये शहनशाहियत है, ये ख़ानदान की हुकूमत है, फैमिली ओरिएंटेड गवर्नमेंट। और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, किसने महंगाई? स्टेट बैंक ने डॉलर क्यों नहीं बताता? स्टेट बैंक का गवर्नर के डॉलर किस तरह बढ़े हैं? क्या किसी ने पूछा है कि IMF से 2 दफ़ा जो कर्जे मिले हैं वो इनकी सलाहियतों की वजह से मिले हैं? हमारे नंबर ऑफ पीपल की वजह से मिले हैं कि ये 19 करोड़ का मुल्क है, इसके जोग्राफिया की वजह से मिले हैं। क्या इनको एहसास है कि आटे की बोरी कितने की है? क्या इनको एहसास है कि घी का टीन कितने का है? क्या इनको एहसास है कि बिजली के निरख, ये तो कहेंगे फर्नेस ऑयल से जलता है। क्या इंडिया में उनने जो 3 रुपए कम किया पेट्रोल की कीमत, इसका मतलब है उसने तकरीबन 7 रुपए कम किया अगर करेंसी वाइज देखें पाकिस्तान की। ये इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई इस मुल्क में अपोजिशन नहीं है, कोई। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कि ये अपने मुलाजम को नैब का चेयरमैन लगाएंगे। मैं टॉप स्टोरी पे कह के जा रहा हूं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत 2/3 अक्सरियत से आई है, मैंने जनाब नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में अर्ज की थी कि आपको 2/3 अक्सरियत हमेशा ले डूबती है। इस तरह नहीं हुकूमतें चल सकती, इस तरह नहीं हुकूमतें चल सकती, इस तरह नहीं आवाम। लेकिन फिर किस तरह चलेगी? देखें, ये सवाल कि ये किस तरह चलेगी, उनको दर्द नहीं है, इनको फिक्र नहीं है। इनका ये कहाँ गए इनके डायलॉग सारे? वो लोग शर्मिंदा हैं जिन्होंने नून को वोट दिए। वो लोग, आप यकीन जाने, मुझे SMS करते हैं कि शेख साहब जो आप कहते थे वो दुरुस्त निकला, जो हम सोच। लेकिन नवाज शरीफ से बढ़कर जो कुछ इन्होंने कहा कि हम घसीटेंगे, शहबाज साहब ने कहा पेट चाक करके इनसे हराम की कमाई निकालेंगे, हम इनको रस्सी डाल के घसीटेंगे, अवाम का पैसा नहीं खाने देंगे। कहां गए जी ये सारी बातें? कहां कोई है? आज 120 दिन हो गए हैं नैब का चेयरमैन, कल भी आप देख लेंगे। ये जाती मुलाजम देखें, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स भी वो मुयसर हो जाते हैं जो शाह के गुलाम हो। इस मुल्क में सियासतदान भी टिकट की खातर वो रवैया अख्तियार करता है कि आगे बोल ही ना सके। ये बात आपकी दुरुस्त है। ये जो नैब का मामला है, इस पर तो मैं आता हूँ बाद में आपके पास। लेकिन ये तो दुरुस्त है कि अवाम परेशान है, तनकीद भी हो रही है, लेकिन तनकीद करने वाले कुछ वे आउट भी तो जी, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को एहसास नहीं है? 120 दिन में देखें, अगर 20 दिन भी इस्लामाबाद में बैठे हों, 30 दिन भी बैठे हों, आधे मसले हल हो जाएं। 15 एम्बेसडर खाली पड़ी हैं सीटें, PIA खाली पड़ा है, चुन के अपने बंदे लाएंगे। रेलवे खाली पड़ी है, स्टील मिल खाली पड़ी है, NICL खाली पड़ा है, इलेक्शन कमीशन खाली पड़ा है। सिर्फ चंद लोगों की ख्वाहिशों पर खबरें बनाई जा रही। और ये खबरों की और फीलिंग की क्या मिला इनको इंडिया में से? क्या लेके आए? इन बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ जब उतरे, लोगों ने बड़े शादियाने बजाए, जनाब बड़ा कमाल कर दिया आपने। किया क्या आपने? कोई एक बात बताएं जिससे कि कोई पानी का मसला, कोई सियाचिन का मसला, और 10 दिन आप वहां बैठे रहे। जहाज आपका अपना था, आप तकरीर करते वापस आ जाते। भाई, इस मुल्क में बड़ी अशद ज़रूरत है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठे। और जहां बैठे हुए हैं आपने हुकूमतें बनाई हैं, जल्जले आए हुए हैं, अभी तक आप हुकूमत नहीं फॉर्म कर सके। अभी तक जिस सूबे में आपने हुकूमत नहीं फॉर्म की है, और हर जगह प्लानिंग करके अपने बंदे छोड़े हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी अपने हैं, IGs अपने हैं, और वो लोग कह भेजे गए हैं जिनको लॉयल्टी की बुनियाद पर भेजा गया, क्वालिटी की बुनियाद पर नहीं भेजा गया। ये नहीं कि उनमें बहुत बड़ी शाहाना खूबियाँ थी, उनकी बड़ी खूबी ये थी कि वो शहनशाह अकबर के साथ
है। आप ये बार बार शहनशाहियत की बात करते हैं और आप अंदाज मुझे भी बताएं, शाहाना आप बात मुझे करते हैं। बताएं क्या है इस कैबिनेट में? और नहीं, लेकिन शेख साहब ये गवर्नमेंट तो वोटों से बनी है, इलेक्टेड सही, गवर्नमेंट है, इसका तो मेरे लोगों पास ने कोई जवाब नहीं। लोगों ने इनको चुना है। अच्छा, इसका तसल्ली रखें। अब लोग जो हैं वो जिन्होंने वोट दिए हैं, अब चीखें ना मारें, अब चिल्लाएं नहीं, अब धाड़े ना मारें कि बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे। अब वावेला नहीं करें। आपने वोटें दी हैं, भुगते हैं, साल 1.5 साल तो भुगते हैं। कम से कम तो आपको पता लगे कि उस वक्त तो आप जनाब अली, क्या अर्ज करूं आपसे, उस वक्त तो इनको कोई बात सुझाई नहीं देती। उन हुक्मरानों ने जिस इस मुल्क की मईशत में आम आदमी को कोई हक नहीं दिया, अगर आपने तीसरी बार उनको वोट दिए ना, तो अब आप जरा सब्र करें। कूल, बी कूल, रिलैक्स, एंजॉय दी वोट्स, एंजॉय दी गवर्नमेंट, ताकि आपको भी नहीं, पता लेकिन लगे। गरीब आदमी की तो हालात बड़े ख़राब है। अच्छा, ये बयान कीजिए, इस वक्त ये नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि वो एहतजाज करेंगे, पीपल्स पार्टी भी कह रही है एहतजाज करेंगे। ये कोई वाकई हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं प्राइसेस वापस लेने? कोई मजबूर नहीं कर सकते। असम्बली डिबेटिंग क्लब बनी हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी एक है। इस मुल्क में ज़रूरत पैदा होगी एक कम्युनिस्ट पार्टी की। खुदा मुझे मेरे गुनाह को माफ़ करे, सारी ज़िंदगी मैंने दीन और इस्लाम का साथ दिया, लेकिन मैं इस नतीजे में निकला हूँ, इस नतीजे पे पहुँच गया हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद रखी है, उलमा का साथ दिया है। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद में दिलचस्पी। अच्छा, ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसमें बननी चाहिए, तो कौन इसमें पहल कौन करेगा? गरीब ही करेंगे जी, और गरीब ही धक्के खा रहे हैं। देखें, माशी बुनियाद, मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम से हट जाएं आप। मैं सारी ज़िंदगी के इस पहलू पे आके पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये बात की है, क्योंकि इस मुल्क में माशी निज़ाम की जो बात करता है वो खुद बहुत बड़ा डाकू है, वो टैक्स चोर है। देखिए, आप मिलने पे मिलने लगाए जा रहे हैं, गरीब के जॉब्स पे आपने पाबंदी लगाई हुई है। 20 लाख नौजवान गरीब को कहते हैं लल्ला तू लैपटॉप, तेरी यही औकात है, लल्ला हेडफोन तू सुन जाके घर में रात को गाने। फिक्री सोच हमारी ख़त्म की जा रही है। हम इस मुल्क में जो लोग, नए लोग जो असल इस मुल्क के वारिस हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना, बाकी तो देखें एक्सपायरी डेट के लीडर हैं। इलेक्शन कमीशन था ओवर 80, प्रेसिडेंट ओवर 80, एडवाइजर टू फॉरेन ऑफिस ओवर 80 हैं जी, और बाकी सब बस छोड़ दें और सवाल करें। मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा। शेख साहब हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन, शेख रशीद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़ी अहम बात उन्होंने कही कि इस वक्त जो माशी निज़ाम है वो लोगों को डिलीवर नहीं कर रहा। हुक्मरान जो हैं उनकी तरजीहात नहीं है लोगों के मसाइल को हल करना, और उनका ये ख्याल है कि मुआशी मसले हल करने के लिए हो सकता है कोई कम्युनिस्ट पार्टी भी वजूद में आ जाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शेख साहब से ये पूछेंगे कि इस वक्त जो मज़ाकराती प्रोसेस है तालिबान के साथ, वो किस रुख जा रहा है। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब से गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से। शेख साहब, ये जो बयान कीजिए, जो मज़ाकराती अमल है तालिबान के साथ, ये कहा कि मज़ाकरात किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ कहती है कि APC के बाद हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। हुकूमत कहती है कि अमल जारी है। तालिबान खाम खाम मार रहे हैं धमाकों से, खाम खाम मार रहे हैं गन फायर से। हम ये सारे लोग हुक्मरान ही मारने जा रहे हैं, बिजली के बिलों से, सुई गैस से, महंगाई से। हमें ये सिसक वो तो जो मर रहा है वो जान उसकी सुखी हो रही है। मरना भी आसान नहीं है। मैं 2 दफ़ा ये एक दफ़ा दूसरी दफ़ा दोहराना चाहता हूँ, 18-20 हज़ार रुपये का मुर्दा पड़ रहा है, 25 हज़ार रुपये का भी। ये मैं ख़त्मों की बात नहीं करता, आम छोटे मोटे ख़त्म पे आम मौलवी जाता ही नहीं है। देखें चढ़ी हो, टेंट लगे हों, बड़े आदमी की मौत हो, गरीब आदमी की मौत 18 से 22-23 हज़ार रुपये पे पड़ रही है। 9,880 रुपये की बड़ी कब्र है। एक आदमी के पास 3 महीने की तनख्वाह रखे, 4 महीने की तनख्वाह रखे, फिर अपने किसी बुजुर्ग को दफना सकता है, वरना उधार पैसे मांगेगा। और बड़ा जागीरदार इंतजार करता है कि ये जमीन बेचेगा, इसका बाप मरने लगा। जो 4 किले जमीन है उसने बेचनी है बड़े आदमी को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। देखिए, आप किस चीज पे फिलॉसफी, आप मुझे बताएं, आपने 120 दिन में क्या काम किया? क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जी?
क्या आपने इस मुल्क में पॉलिसी दी है? आप बिजली खेल रहे हैं। 600 अरब रुपए के आपने नोट छापे हैं, $5 बिलियन के, और अपने चहेतों को दिए हैं, अपने चहेतों को दिए हैं। दाता दरबार का लंगर तो नहीं ना, सरकार के पैसे हैं कि बांटा जाएगा। और क्या बिजली आपने, मैं कह चुका हूं कि लोग कहेंगे या अल्लाह वो लोड शेडिंग बेहतर थी, 2 दफा बिल आने दें इन लोगों को। आज तो कोई एसेट बेच दे, बिल दे देंगे, अगली दफा भी दे, तीसरे महीने का कहां देंगे? महंगाई फाहशी को जन्म दे रही है, महंगाई गैरतों के सौदे कर रही है। आदमी बच्चे को पढ़ाए, मकान का घर दे, फीस दे, घर चलाए, ये आम आदमी के बस की बात नहीं। और जो क़यादत हम इंतखाब करते हैं, महंगाई उसका मसला नहीं है, उसका अकाउंट डॉलर में। देखें उस आदमी को काम करने की क्या जरूरत है। शेख साहब, सबसे बड़ा जो महंगाई का एक मसला, गुर्बत का, बेरोजगारी का, वो ये बताया जाता है मुल्क के जो हालात हैं, क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी तो हो नहीं रही। अल्लाह आपका अब ये जो इस चीज ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज को मसनूई तौर पर अकील डैडी साहब और मंशा साहब और ये सारे ये कितना जिंदा रखेंगे आप जी? कितनी वाइट मनी करेंगे आप लोगों की? कितनी वाइट मनी करेंगे आप लोगों की? देखा लोगों की बेसिक, क्या इंडिया ने 69-70 से रुपया अपना लाए नहीं, 62 रुपए पे डंडा चलाते हैं वो लोग। आप खुश करने के लिए, आप देखें आपकी चॉइस क्या है। इस मुल्क में कहत नहीं है क़यादतों का, आपकी चॉइस है लॉयल्टी, नॉट इक्वालिटी। अगर वो 8-9 रुपया अपना कम कर सकता है, इस असेंबली में इतनी मज़ाक़ खेज बात हुई है कि मिनिस्टर कहता है जी कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी अगर पाकिस्तान डीवैल्यू होती है करेंसी। और वो जो रखा है सागदार इन्होंने, उसकी सरिश्त में शामिल है कि अगर करेंसी डीवैल्यू हो, अगर करेंसी डीवैल्यू हो तो उसको इनकी फिक्र नहीं है इन चीजों की। उनको इनकी फिक्र नहीं है कि इससे आम हालात में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कल परवेज रशीद साहब ये कह रहे थे कि ये जो हमने महंगाई की है, बिजली की कीमत में इजाफा किया है, ये तो एक हमने नेकी की है इस मुल्क की मईशत को संवारने के लिए। अल्लाह ताला ने नेकियों के लिए इनको बुलाया। चौधरी निसार साहब कहते हैं एपीसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, परवेज रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, महल्लेदार हैं। वो कहते हैं अंदर हम राब्तों में। फिर उन्होंने कंट्रडिक्शन की कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। कल सरताज अजीज, लेकिन आप मुझे बताएं, 1 in 9 आप हैं नवाज शरीफ साहब, फॉरेन मिनिस्टर आप हैं, डिफेंस मिनिस्टर आप। अगर सारी मिनिस्ट्रियाँ गिनूंगा तो आपके 1 घंटा खत्म हो जाएगा ये। और जानकारी मिलने आए, लोग कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर, क्या ओबामा नवाज शरीफ साहब को वहां नहीं मिल सकता था? 23 तारीख को फिर जाएंगे 8 दिन के दौरे पे। इस मुल्क के जो गंभीर तरीन मसाइल हैं उसके लिए सबको फिक्र करने की जरूरत है। फिक्र करने की बजाय ये समझा जाता है मुर्दा कौम है, गुजर जाओ इनके ऊपर से, घोड़ों की टापों से गुजर जाओ। अब ये जो उलमा का एक आया है बयान, तालिबान से कह रहे हैं कि जी आप भी बंद कर दें, तालिबान कह रहे हैं जी हम भी इस पे मुस्बत इसका जवाब देंगे। इस तरह से मामला तय किए। देखें जलंधरी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, तकी से उस्मानी साहब भी और शफी साहब भी और सलीम साहब भी, एक अच्छी बात है। लेकिन तारीख और वक्त बताता है कि इन दी एंड इनकी भी बात नहीं मानेंगी। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं जब भी मुल्तान जाऊँ जलंधरी साहब के पास खाना भी खाता हूँ, तो मेरी एक रिश्ता है, तल्लक है। बट दिस इज़ ए हार्ड फैक्ट। देखें मुझे वो पेशावर के आलम दीन साहब का, हसन साहब का, बहुत बड़े आलम दीन थे, जब उन्होंने ये फतवा दिया कि जनाब अली के खुदकुश पाकिस्तान में हराम है, उनको भी मार दिया गया। पाकिस्तान में इन उलमा का बहुत एहतराम है। अल्टीमेटली लेकिन जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, जर्नैल को उड़ाया जा रहा है, बच्चे बच्चे भी देख रहे हैं। एक शहर में मियां वाली में 2 जर्नैलों की लाशें जाती हैं। नहीं, ये सारी बातें सही हैं। मुझे ये बताएं, ये जो सारी सियासी क़यादत वहाँ पर मुत्तफिक हुई एपीसी में और सबने कहा जी कि आप मुज़ाकरात करें, सारी क़यादत पीछे हो गई है। सारी क़यादत, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आइन को मानेंगे ये लोग, हथियार फेंकेंगे ये। मैकेनिज्म की बात करारदाद में आप लाएं, मुझे दिखाएं, करारदाद मंगवाएं। पहली एपीसी में, दूसरी एपीसी में मैकेनिज्म की बात थी, अब जाके वॉल स्ट्रीट में नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। उस करारदाद में इसका कोई जिक्र नहीं। वहां तो रजिया भट्ट के नावल और जंग आज़ादी की तहरीकों पे बात करते रहे। उस करारदाद में इस मैकेनिज्म की कोई बात नहीं है। और ये बात हर आदमी चाहता है कि मामलात सिमटें।
मामलात को किसी हल पे ले जाया जाए, लेकिन क्या आप इसके लिए सीरियस हैं? नहीं, ये फिर क्या मजबूरी थी सियासतदानों को कि मैकेनिज्म के बगैर उस कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर दस्तखत ये उनसे पीछे जिन्हें, मुझे तो उन्होंने बुलाया नहीं, एक वाहिद आदमी उन्होंने कहा कि ये इस काबिल नहीं है क्योंकि ये डिसेंट नोट लिखेगा। मैंने तो यही बात करनी थी जो आज टीवी चैनल पर होता हूँ, यार मैकेनिज्म तो तय करो। अगर आप कहते हैं कि आपके आज सरताज अजीज साहब ने कहा कि हमारे थर्ड पार्टी चैनल से जो आदमी कहता है कि मैंने राब्ते में हूं, तालिबान उसको इनकार करती है कि हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से ही अगर राब्ते हो तो अच्छी बात है, करें, इसको फाइनल करें ना, मधानी में लेके रड़के तो नहीं कि जनाब ये पड़ा हुआ है और पड़ा रहे। अच्छा, एक बात पे और आपका कमेंट चाहिए। हुकूमत बनती है इलेक्शन जीत के, मैंडेट लेके, और उसे ये इख्तियार होता है वो फैसले करे। अमेरिका में हमने देखा गवर्नमेंट शट डाउन होगी, कोई सियासी जमात अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी, वो कहते हैं हमारा ये मैंडेट है। ये हमारे यहाँ एक अजीब रीत चल पड़ी है कि हुकूमत कोई चलती नहीं है APC के बगैर, सबको इकट्ठा करके जी ये हमें मैंडेट देंगे तो हम चलेंगे। तो फिर इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा, सबको मिल के ये हुकूमत दे दें। अगर आपने नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनी और जो इल्विदाई तकरीर आसिफ जरदारी साहब के एजाज़ में कही गई है, आप यकीन जाने आप सोचते कि मैं आसिफ जरदारी को वोट देता। और जब मैं कहता हूँ कि 15 एम्बेसडर नहीं आए, उसमें लंदन आप रहे हैं, हाई कमिश्नर साहब का क्या नाम है, वाजिद शमसल हसन साहब को, कि जो नैब वो सारी फाइलें नैब की और लेके निकल रहे थे स्विट्जरलैंड से ट्राली पे लोडर की तरह, PIA के लोडर की तरह, उसको कहा तू रह गैर महीना मुद्दत के लिए। क्या इस मुल्क में कहत है लोगों का? क्या नवाज शरीफ की टीम में लोगों की कमी है जी? जिस शख्स के पास 2/3 अक्सरियत है, क्या उसके पास लोगों की कमी है? इसका मतलब है ये दोनों पार्टियां अंदर से मिली हुई थी और मिली हुई हैं, जिसका सबूत आपको नैब का चेयरमैन जब अनाउंस होगा पता लग जाएगा। मैं तो आज दूसरी खौफनाक बात कहने लगा हूं कि चीफ जस्टिस साहब जितना अरसा में गैर मुइना मुद्दत तक, जितना अरसा वो उन्होंने घर में रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया, वो फैसला ले और उस फैसले को शामिल करें अपनी टेन्योर में, इजाफा करें अपने टेन्योर में। बहुत अहम बात की है शेख रशीद साहब ने। उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो 17 माह जो उन्होंने काम नहीं किया उनको दोबारा देने चाहिए। इस हवाले से कोई फैसला होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस के जो फैसले हैं या उनकी मौजूदगी पाकिस्तानियों के लिए निहायत अहम होगी। ये एक अहम मामला उठाया है शेख रशीद साहब ने। लेकिन नाजरीन, गुफ्तगू तो हम जारी रखेंगे शेख साहब से एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब से बात हो रही है पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, अपोजिशन की जो हुकूमत पर तनकीद है उसके हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले शेख साहब ने एक बहुत अहम मामला उठाया। उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी इफ्तिखार को वो 17 महीने मिलने चाहिए, उनको 17 महीने मजीद काम की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये वो 17 महीने थे जो उनको बतौर चीफ जस्टिस काम नहीं करने की दिया गया था और वो घर बैठे रहे थे। शेख साहब, ये मामला आपने जो उठाया बड़ा अहम है। इस हवाले से जमशेद दस्ती साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स डे पर अपनी प्राइवेट बिल भी जमा करवाया एक्सटेंशन के लिए। कानूनी तौर पर ये कैसे हो सकता है और क्या ये हुकूमत करेगी? देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टाइम फॉर द लाइफ ऑफ दिस कंट्री और फॉर द लाइफ ऑफ ए पुअर मैन। गरीब आदमी के लिए कौन बिजली की महंगाई को रोकेगा? यहाँ आके मैं मुजाहरा कर देगा अवामी मुस्लिम लीग 200 बंदे का, उसकी बिजली रुक जाएगी जी, डॉलर रुक जाएगा जी। आप मुझे बताएं, अगर चीफ जस्टिस साहब 17 महीने, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल की एक्सटेंशन हो सकती है, एक पूरा टेन्योर मिल सकता है, इट्स नॉट एक्सटेंशन, विच इज ए गुड साइन। तो अगर चीफ जस्टिस वो 17 महीने लेता है तो उसका मेमो गेट वहां पड़ा हुआ है, गद्दारों का फैसला करना है उसने। कौन करेगा मेमो गेट का फैसला? कौन लाएगा स्विट्जरलैंड की? नवाज शरीफ स्विट्जरलैंड से पैसे नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। एक सरे महल सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने निकाला कि दिस इज ए सरे महल। कोई है जिक्र करता है? $6 मिलियन की कोई बात करता है इस मुल्क में? कोई नहीं करेगा। चीफ जस्टिस, अब इस सियासी पार्टियां अंदर जो है फ्रेंचाइज भेज दी आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब ने एट ए गुड बिजनेसमैन ही एक्सेप्टेड दिस ऑफर। उसने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तो यही कदम बढ़ाना है उन्होंने, हमें रोंद के गुजरना है। तो फिर चीफ जस्टिस को रुकना चाहिए। कोई और मुझे आस उम्मीद नजर नहीं आती इस जमहूरियत के लिए, इस गरीब अवाम के लिए, क्योंकि ये वह चीफ जस्टिस है जो डिफेंस कॉलेज में जाके फौजी जर्नलों के सामने कहता है कि अगर किसी ने जमहूरी हुकूमत को छेड़ा तो मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा।
और आज के हालात में जो हालात बढ़ते चले आ रहे हैं, ये एक शख्सी हुक्मरानी आ रही है, खानदान की हुक्मरानी आ रही है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई आदमी जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। तो ये भी एक जमहूरी कानून का जवाब है, जिसको आज मैंने पहली दफा सोच के कह रहा हूं, जितनी अल्लाह ने मुझे अकल दी है, गरीब आवाम के लिए कह रहा हूं। वरना तो ये कल मुर्गी का रेट 500 रुपए किलो कर देंगे फार्मी का। हर उस चीज, देखो ना इस मुल्क में, 1 मिनट आप मुझे देंगे, ये सियासत से हट के जरा बात है। 13 चीजें गरीब आदमी खाता है, 12 चीजें, एक चीज और निकाल दो, साबन खाता नहीं, इस्तेमाल करता है। आप 12 चीजों की बेस निकालें, ये बड़े लोग, मुर्गी देख लें, घी देख लें, फ्लोरिंग देख लें, जो 12 चीजें बेसिक नेसेसिटी हैं गरीब आदमी की, वो ये लोग बनाते हैं। हम इनकी मार्केट है, रेट ये निकालते हैं। जब चीनी का यहां कम होगा भाव, ये टीसी वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे, वो गोडाउनों में रखेगी 1000 बोरी, कीमत उसकी 10 करोड़ दे के एडवांस उनसे ले लेंगे। जब तेज होगी वहां से, हम इनकी मार्केट हैं, हम इनके मजारे हैं, हम इनकी वो मार्केट हैं जो 12 चीजें जिंदगी गुजारने के लिए खाने पे मजबूर हैं, और ये वो ट्रेडर हैं, ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये 12 चीजें हमें सप्लाई करते हैं। इनकी तो सब, मुझे बताएं असेंबली में किसी ने, एक अकेला आदमी शेख रशीद, मैंने कौम से वादा किया था जान दे दूंगा, लड़ूंगा, जो मेरी अकल है मैं सच बात करूंगा, मैं अपोजिशन का रोल अदा कर रहा हूं, स्पीकर साहब का अल्लाह भला करे। जो कौमी असम्बली के 400 मेंबर अपनी असम्बली के अंदर, जो डिस्पेंसरी के अंदर करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं पकड़ सके। हम मेंबर खाते रहे दवाइयां जी, हम प्लास्टिक सर्जरियां करवाते रहे, करोड़ों रुपए का हमारा बजट हो, एक छोटी सी डिस्पेंसरी 4x6 के कमरे में, और गरीब की जितनी दवाई हम खा जाएं। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आप मुझे बताएं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे का तो ये फर्ज है कि भाई अपना सफीना होने के बावजूद अगर डूबता है तो डूब जाए, लोग किनारे लग जाएं, लोगों को फायदा हो। इस वक्त जितनी मायूसी तारी है, जिन जिन लोगों की तरफ लोग देखते हैं, उनकी तरफ से मायूसी आ रही है। लेकिन शेख साहब, ये जो आपकी जो ख्वाहिश है, इसके लिए तो या आइन में तरमीम की जाए, क्योंकि फुल एक सुप्रीम कोर्ट, कोई तरमीम की जरूरत नहीं है, फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे। फुल कोर्ट का क्या फैसला है कि 17 महीने नहीं लिए जा सकते? किस जगह लिखा है जी? मैं भी लॉ पढ़ा हूं, अगर वक्त ने इजाजत दी है ना हो, मैं भी काला कोट पहनूं। किस कानून में लिखा है कि वो अपने 17 महीने नहीं ले सकते? ये सब सीधे हो जाएंगे 17 महीने के अंदर। और चीफ जस्टिस साहब अहद कर लें कि चोर को सलाखों के पीछे भेजना, चाहे वो शेख रशीद क्यों ना हो। जो स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं नैब के केसेस के, वो खत्म करने हैं। जिन जिन इनकम टैक्स चोरों ने करोड़ों रुपए के स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, कितने हजार, 40,000 दरखास्तें करप्शन की नैब के अंदर पड़ी हुई हैं। कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो फिर आप कोर्ट में मूव करेंगे, आप दरखास्त देंगे, या असेंबली में उठाते हैं इस मसले को? मैं तो असेंबली में कह सकता हूं, मैं तो रोज सुबह जाके बिल आखिर स्पीकर भी तंग होकर कहता है कि ये आप कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन असेंबली के जो अक्सरियती पार्टी है, वो तो ये नहीं मानेगी। मानेगी क्यों नहीं? वो ऊपर से इशारा होगा तो पता लग जाए। देखें ना, असेंबली तो देखें रिमोट कंट्रोल। आज की असेंबली भी रिमोट, आज की असेंबली में आप वजीरों का 2% शमूलियत मुझे बता दें, डेटा निकाल लें आप असेंबली का। एक शेख आफ्ताब बैठा होता है सवालों का जवाब देने के लिए। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं मैं किसी से कोई डिक्टेशन नहीं लूंगा और कोई रिमोट लेट्स गो इन प्रैक्टिकल। मैं डिक्टेशनों पे नहीं जाता। मैं ये कहता हूं, क्या कौम ये पूछने का हक रखती है कि इस मुल्क का वजीर आजम 120 दिन में एक दिन भी सेनेट में नहीं गया? ये चीजें अवाम को बताएं ना कि जमहूरियत की शान है कि आदमी कौमी असम्बली से निकले सेनेट में जाए। जिस कौमी असम्बली में 2 वजीर से ज्यादा तीसरा वजीर देखने को नहीं मिलता, और जिस कौमी असम्बली ने, जिन लोगों ने आइन नहीं उठाया हुआ, हल्फ नहीं उठाया हुआ, वो लोग कौमी सलामती के फैसलों में बैठते हैं। और बाज़ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं नहीं शिनाख्त करता। जब मैं ये कहता हूँ कि यार ये मैंने फ़ोटो देखी है सऊदी गज़ट में, ये पता नहीं नवाज शरीफ साहब के साथ बैठा है और आगे कौन बैठा है, फिर लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं फलां आदमी। आप मुझे दुनिया का कोई कानून बताएं जहाँ फैसले होते हैं वहाँ औलाद को और दोस्तों को बैठाया जा सकता है जिन्होंने आइन हल्फ ना उठाया हो। इसलिए मैं समझता हूँ आइन कानून की हुक्मरानी के लिए मैं समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब 17 महीने लेते हैं तो बेहतरी होगी। वरना तो ये बिजली का 440 वोट का हमें करंट लगाएंगे और ये लोग दुआ मांगेंगे कि वो लोड शेडिंग अच्छी थी। किसी ने इस मुल्क में नोटिस लिया कि जो डिक्टेटर था उसने 12 साल तक 62 रुपए डॉलर रखा है?
112 पे डॉलर चला गया था। ये अमेरिका से फोन आया कि सेल करो, मंडी में फेंको, क्योंकि ये अपने रिजर्व दिखाना चाहते हैं, चाहे हमारी लाशों पे रिजर्व बढ़े। मर गए ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत कर करके अपने घर वालों को ला कर देने के लिए। क्या दिए? अच्छा शेख साहब, एक और बड़ी आजकल गुफ्तगू हो रही है, आप तो पिंडी में हैं और बड़ी नज़र होती है वहाँ पर, तो कुछ थोड़ा पत्ता भी हिले तो आपको पता चल जाता है। ये बताइए कि ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और नए टेन्योर की, क्या आपके सोर्सेज बताते हैं क्या होगा? लेकिन जी आज 2 तारीख है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब जो है 7 तारीख तक है, आज तक कोई किसी ने पर नहीं मारा कि कौन आ रहा है। इसका तो यही मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि शेख रशीद साहब से बातों को किस तरह छुपाना है। नहीं, मुझसे क्या छुपाना है, मेरी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो वहीं लाल हवेली में रहना है, और जिसने भी आना है उसने भी वहीं हेडक्वार्टर में रहना, उसने अपने हेडक्वार्टर में रहना है, मैंने अपने हेडक्वार्टर में रहना है। लेकिन आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और बाज़ ऐसे मौके भी हुए हैं कि 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने पहले अनाउंसमेंट हुई है। ये मेरी सियासी ज़िंदगी का पहला वाक़या। 2 वाक़यात मेरी ज़िंदगी में आए हैं। एक इंडियन वीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और पाकिस्तान में लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। 5 जर्नैल हैं, हारून साहब हैं, जनरल हारून साहब हैं, जनरल राशिद साहब हैं, जनरल तारिक साहब हैं, रोहित शरीफ साहब हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं। 5 ने कोरम की हुई हैं। 5 में कोई फ़र्क नहीं है। 19-20 का तो हर एक में फ़र्क होता है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एज ए कमान, एज पर रूल्स एंड प्रिंसिपल, 5 आर फिट फॉर ए न्यू प्रमोशन। किसकी होती है अल्लाह ही जाने कौन बचा। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ गुफ्तगू जारी है। उनका ये कहना है कि ये एक कमाल है कि बिल्कुल 2-4 दिन रह गए हैं तैनातियों में, रिटायरमेंट में, ख़ासतौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई ऐलान नहीं हुआ। अगर कोई फैसला भी है तो वो हुकूमत ने बिल्कुल उसको छुपा कर रखा हुआ है। इन शेख साहब के साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद शेख साहब से पूछेंगे कि इस वक्त जो कराची के हालात हैं और जो MQM इस वक्त अपनी शिकायत का इजहार कर रही है, उनमें किस हद तक सदाकत हो सकती है। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब से कराची के हवाले से अब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शेख साहब, कराची में अब MQM ने ये कहा है कि वो टारगेटेड ऑपरेशन में उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक उनकी जमात से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। देखें, हमारे दोस्त हैं उनमें से काफ़ी सारे, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ MQM की पूरी ज़िंदगी में इन्होंने खुद मुतालबा किया कि 245 लगाया जाए, फौज के हवाले किया जाए। हालांकि मैंने गलती से एक दफ़ा ये बात कह दी थी, और सत्तार साहब उन्होंने लहदगी में कहा, शेख भाई आपने क्या बात की। मैं समझता हूँ कि फ़ौज की बजाय नीम फौजी दस्तों ने ये किया तो इनकी चीखें निकली हैं। ये नहीं हो सकता कि लियारी में ऑपरेशन हो, ये नहीं हो सकता कि सोराब गोट में हो, मच्छर कॉलोनी में हो, दूसरी जगहों पे हो। देखें, कराची एक तरफ पुल से एक तरफ और है, दूसरी तरफ और है। असला सबके पास है कराची में। मैं ये नहीं कहता कि असलों से कोई पाक है, बट हार्ड फैक्ट ये है कि MQM एक हकीकत है सियासत की। MQM के खुद फायदे में ये जाता है कि उनके साथ अगर कोई नापसंदीदा लोग हैं, अगर कोई बाताखोर हैं, अगर कोई टारगेट किलर है, लेट देम फिनिश। और उनका एजेंडा भी यही था। जब उन्होंने 245 का मुतालबा किया, मेरे ज़हन में ये बात थी कि ये ठीक लाइन लेंथ पे खेल गए हैं कि इन लोगों से निजात होनी चाहिए। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े और फसाद की तरफ बात बढ़ी, तो अब कराची एक ऐसा हब है जहां के हर मकतबा फिक्र और कौम का आदमी है। जब तक वहां पान सुपारी की दुकान के साथ पठान का खोखा महफूज नहीं होगा और दीनी मदरसा महफूज नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़े हजारों तुलबा की तादाद है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर इन्होंने अपने मामलात ना ठीक रखे तो आखिरी लड़ाई जो है उनकी जो है MQM वर्सेस तालिबान या MQM वर्सेस ABCD वो कराची में होके रहेगी। नहीं, लेकिन शेख साहब कल जो बयान आया रेंजर्स ने कि जी अगर उन्होंने रेड भी किया था MQM के दफ्तर पर, तो बाद में ये कि वहाँ से भारतीय असला बरामद हुआ है। भारत का लफ्ज असले में शामिल करना, ये कुछ वो दोबारा जो एक पुराना एजेंसीज का खेल है जिसका भी मीडिया ट्रायल करना। इस वक्त पाकिस्तान में विक्रस राइफल जो है, मैं MQM के हवाले से नहीं बात कर रहा, बलूचिस्तान में विक्रस राइफल यूज हो रही है इंडियन और एक और मुल्क के ग्रेनेड 17 रुपए
70 रुपए दर्जन केला होगा या 120 और 27 रुपए का ग्रेनेड मिल रहा है। बोरी मंगवा लें आप इस मुल्क में। देखें ना, इस मुल्क में तो हलीम की दुकान वाले के पास भी 12 बोर का और 30 बोर का उसके दराज में कोई मुल्क है जिसके सराहने पे कई लोग मर रहे हैं आजकल। जिस सुबह उठ के न्यारी लेने जाओ जनाब अली, सुबह उठ के जाओ, पहली गन 12 बोर देखनी पड़ती है, न्यारी वाले के बाहर भी वो खड़ा है। सो जिस मुल्क में 42-43 मेन इंपॉर्टेंट केस हुए हैं, 40 लोग छूट गए हैं, कोई शहादत ही नहीं देता। सो ऐसे आलम में एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग नकाब पहन के फैसले करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बगैर नकाब की अगर चीफ जस्टिस 17 महीने और लगा ले, इस मुल्क को ठीक कर जाए, सियासतदानों से यह मुल्क ठीक नहीं होने जा रहा। माजरत के साथ मैं खुद 8 दफा वजीर रहा हूं, कौम के सामने ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सियासतदान सारी कौम को अपनी औलाद नहीं समझ रहा। सियासतदान सारे ब्यूरोक्रेट्स को अपना ब्यूरोक्रेट। लेकिन शेख साहब, अगर हम जो डिक्टेटर्स हैं उनका भी दौर देखें, ये जो अब जिस बर्बादी में हम पड़े हुए हैं वो तो 80 की दिहाई में उस वक्त शुरू हुई। ये कहता है जब जिस वक्त ज़ियाउल हक थे। मेरी गुजारिश सुने, ज़ियाउल हक, माफ करना बड़ी गलत बात कह दूंगा, बाज लोगों ने यूनिफॉर्म ऊपर पहनी होती है फौजियों ने, बाज लोगों ने नीचे पहनी होती है, अब तो टाई वाले हो गई हैं। इस मुल्क में जितना सियासतदान पैदा किया है डिक्टेटरों ने पैदा किया है। गरीब के घर से कोई सियासतदान नहीं पैदा हुआ, गली मोहल्ले से कोई सियासतदान नहीं पैदा हुआ। अगर हम गलती से काउंसलर से शुरू हुए हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो लोग हमें समझते हैं कि यार ये तो इनका काम ही है। यहां लोग देखते हैं ये बातें मैं जितनी मर्जी करूं, इन दी एंड लोग फिर बड़ी गाड़ी के पीछे जाते हैं, बड़े इन दी एंड वो ब्लेड मारता है बोरियों को। हम भी तो बिकाऊ माल है ना। जब शेख रशीद भी बिकाऊ माल होगा तो आदमी किस तरफ जाएगा? हर चीज यहां बिकती है। आप शुरू हो वासा से, एलडीए से, पटवारी से, थाने से, एक्सीएन से, रजिस्ट्रेशन से। जब माशरे में दौलत इंसान की शिनाख्त रह जाए फिर इज्जत, गैरत और मुकाम कोई चीज नहीं होता। लेकिन शेख साहब, जो पाकिस्तान का गरीब आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो तो छोड़े। कल मेरे पास सिंध के बड़े आए थे मजारे बेचारे। मैं क्या अच्छा हुआ तुम्हारे साथ एक दफा और हो। वोट देते हुए तो तुम जागीरदार को वोट देते हो, वोट देते हुए तो कहते सही, क्योंकि उसे पता थाने में अंदर करा देगा। ये निज़ाम बदलना चाहिए, जमहूरियत का ये सिस्टम बदलना चाहिए। ये लोग कहते थे चेहरे बदलेंगे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। ये चेहरे तो चेहरे की दूर है। मेरे से पहली असम्बली के लोग भी आए हुए हैं। मैं समझता था कि मैं 7वीं 8वीं दफा, एक दफा मैं हारा भी हूं, शायद मैं सीनियर मोस्ट हूं। वो पाको हिंद जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की असम्बली के लोग भी आए हैं, आपने निज़ाम क्या बदलना है? आप तो चेहरे नहीं बदल सकते। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की असम्बली के लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपने अभी बात की अपनी गुफ्तगू में ये इदारों की भी, बल्दियाती इदारों के भी हवाले से बात की, काउंसलर की आपने बात की। ये बताइए, ये तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाने हो जाएंगे, पार्टी बेस्ड ही होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट्स में ये केस हारेंगे। मैं कोर्ट से उम्मीद रखता हूं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम सिंबल नहीं अलॉट कर सकते पार्टी बेसिस, जो सिस्टम, जो जिस मैकेनिज्म के तहत ये इलेक्शन। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ना, सारे इस मुल्क का निज़ाम बदलने की जरूरत आ गई। इस निज़ाम में देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा धांधली नहीं धांधला हुआ है। आसफ जरदारी साहब ने कहा सिंध से हम ठीक हैं, राजनपुर पे आके हमारे साथ हाथ हो गया। अल्लाह आपका भला करे। इमरान खान साहब आपके सामने ही हैं, उन्होंने तो 4, 10, 25 सीटें की हैं। मैंने उनको कहा था 60-65 करो। जिस दिन अंगूठे आ गए, जिस दिन किसी ने यह कह दिया कि इस मुल्क में अंगूठों की शनाख्त की जाए 150 पोलिंग स्टेशनों में, यह इलेक्शन गरक हो जाएगा। ये इलेक्शन अपनी अहमियत खो जाएगा अगर 50 हलकों में अंगूठे की वेरिफिकेशन आ जाए, ये इलेक्शन अपनी मौत। लेकिन शेख साहब, फिर ये तो एक बड़ी कंट्राडिक्शन है। देखें, लोग हमें देते हैं। नहीं शेख साहब, एक कंट्राडिक्शन लोग हमें देते हैं। अदलिया ने ये इलेक्शन करवाए हैं, आप कह रहे हैं कि जज साहब की 17 महीने की एक्सटेंशन हो जाए। तो ये इलेक्शन तो अदलिया ने करवाए। जो भी कराए हैं, मैं जजों के मामलात को काबिल एहतराम को इस समझते करता हूँ कि चीफ जस्टिस कम से कम गरीब के लिए कोई 100 मोटर तो लेता है। यहाँ डेट पड़ गई तो मेरी पूरी टर्न्योर निकल जाएगी, तो फिर डेट पड़ेगी। चीफ जस्टिस ही होगा, अगर बिजली की निरख पे नोटिस लेगा तो कोई बात बनेगी। चीफ जस्टिस साहब ही होंगे जो कहेंगे यार इतने अरबों रुपया उसने वापस लाया, और कोई ला सका है? किसी ने एक अफसर को निकाला है जी। आज अगर शेख रशीद सस्पेंड हो जाए नौकरी से, उसकी गाड़ी नहीं जाती, उसका घर नहीं जाता, वो कंटिन्यू करेगा सस्पेंशन में भी। अच्छा, वक्त कम है, एक हमें जवाब दें कि ये बताइए कि जब 23 अक्टूबर को सदर ओबामा से मिलेंगे नवाज शरीफ, तो एजेंडा क्या होगा, क्या मांगेंगे उनसे? देखिए, मैं 4 दफा मुशर्रफ के साथ भी गया हूं, जमाली साहब के साथ भी गया हूं,
क्या एजेंडा होगा हमारा? भीख मांगने वालों का क्या एजेंडा होता है जी? हमने कशकोल को और बड़ा करना है, जमहूरियत के नाम पर हमें पैसे। देखें ना, हर आदमी कोई अल्लाह के नाम पे मांगता है, कोई बीमारी के नाम पे मांगता है, कोई बुजुर्गों के नाम पे मांगता है, कोई मज़ारों के नाम पे मांगता है। हम जो है जमहूरियत के नाम पे मांगते हैं। दे जा बाबा जमहूरियत के नाम पे, दे जा बाबा जमहूरियत के नाम पे। और इन दी एंड ओबामा ने क्या कहना है कि मैं इंडिया के साथ आपके मुज़ाकरात करा दूंगा जी। और इंडिया ने क्या कहना है जनाब अली, अमेरिका वहां से जा रहा है जी। आज टॉप स्टोरी में याद रख लें कि अमेरिका नहीं जा रहा अफगानिस्तान से। वो 15 से 18 से 25 हजार फौजी और 5-4-3 बेसिस जरूर रखेगा, और टास्क फोर्स के रखेगा। और ये ड्रोन हमले बंद करवाएंगे जी। ये मुंह और मसूर की दाल कभी नहीं करा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो निज़ाम है, माशी निज़ाम, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल नहीं हल कर रहा। निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है और यकीनन ये तब्दीली आवाम ही लेके आएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के वो 17 माह जो उन्हें काम नहीं करने दिया गया था, ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें वो 17 माह दिए जाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त जो जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होना निहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।